welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am, and today we are going to start with the Lakshani Fast Track Batch Zoology. And I was supposed to give this lecture last week, लेकिन because I was suffering from dengue, so I couldn't record the session for you. मैं जस्ट डेंगू से रिकवर होके आपके लेक्चर्स की शुरुआत कर रही हूँ. तो शुरुआत के जो लेक्चर्स अभी मिलेंगे, बिकॉज आई हैव जस्ट रिकवर्ड, तो थोड़े से छोटे कंपैरेटिवली लेक्चर्स मिलेंगे, बिकॉज मैं बहुत बड़े बड़े सेशंस एक बार में रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ. एंड आई हैव गॉट टू मच लोड, बिकॉज मैं कुछ दिनों से लेक्चर्स ले नहीं पा रही थी, तो अभी मेरे पास उसके बहुत सारा लोड आ चुका है. तो कहने की बात यह है कि आपको शुरुआत के कुछ लेक्चर्स जो बच्चे मिलेंगे वो थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे होंगे, ठीक है. और फिर विद टाइम ये लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, जो नॉर्मल लेक्चर्स का ड्यूरेशन है, वही लेक्चर का ड्यूरेशन होगा. लेट्स सी कि कितना लेक्चर का ड्यूरेशन होता है. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अच्छा, मैंने अपना नाम तो बता ही दिया है. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज समाप्ति एंड आई विल टेक योर ज़ूलॉजी. जो लोग जानते हैं, हाय हेलो नमस्कार. और लक्ष्यनीट फास्ट ट्रैक में आपका स्वागत है. एज द नेम ऑफ द बैच सजेस्ट, इट्स अ फास्ट ट्रैक, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सबसे पहले बेटा कि इस बैच का क्या पर्पस है. और जो बच्चे इस बैच में आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप किस बैच में आए हैं. बेटा आप ऐसे एक बैच में आए हैं जो ऑलमोस्ट ईयर के एंड पे स्टार्ट हुआ है. ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको कंटेंट कुछ कम पढ़ा दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कंटेंट आपको वही पढ़ाया जाएगा. लेकिन ऑफ कोर्स बेटा एक एडवांटेज ये है कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं. रिकॉर्डेड सेशन में लाइव सेशन से डबल कंटेंट ऑलमोस्ट बेटा कवर होता है, दैट इज फॉर श्योर. तो लाइव लेक्चर में बहुत कम कंटेंट कवर होता है, रिकॉर्डेड सेशन में बहुत ज्यादा कंटेंट हम डिलीवर कर पाते हैं. और आपके लिए भी बेनिफिट होता है. आप अपने टाइम के अनुसार बेटा लेक्चर देख सकते हो. आपको फास्ट करके देखना है, फास्ट कर सकते हो. आपको रिपीट करवाने टीचर से, तो बेटा आप रिपीट तो नहीं करा सकते, लेकिन आप उसी चीज को वापस बैक करके देख सकते हो. आप 2x देख सकते हो, आप स्लो करके देख सकते हो. तो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, टीचर के लिए भी एडवांटेज है. कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको मैं डिलीवर कर पाऊंगी. और फास्ट ट्रैक का मतलब ये है बेटा कि आपको अपनी पेस थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है. आप इसमें बिल्कुल आलस नहीं कर सकते. आपने वैसे भी सेशन एकदम, ये बैच जो लिया है एकदम, मैं आपको देखो डरा नहीं रही हूँ, आपको मैं फैक्ट्स बता रही हूँ. आपने ये बैच लिया है ऑलमोस्ट इस साल के एंड होने से पहले, है ना. यानी कि आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक सही नहीं चल रही थी, अब जाके शायद आप शुरू करने वाले हो. तो अब अगर आप वापस से बेटा आलस से पढ़ाई करोगे और आप सोचोगे आज नहीं मैं कल करूंगा और कल नहीं मैं परसों करूंगा, फिर बेटा बर्बादी हो जाएगी आपकी, ठीक है. तो फिर इस बैच का लेने का भी कोई आपका फायदा नहीं होगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बेटा. स्टार्टिंग से जिस पेस में टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी बेटा उसी पेस के साथ में चलो. आपका एक दिन का अगर बेटा लेक्चर छूटता है ना, ट्रस्ट मी बेटा, वहां से फिर उस बैकलॉग को कंप्लीट करना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. आई ऑलवेज टेल दिस कि बैकलॉग अगर आपका इकट्ठा हो गया ना, फिर बेटा उससे आपको बचाने वाला कोई नहीं है. फिर आप करते रह जाओ. बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है बहुत मुश्किल है, ठीक है. मैं डराने के साथ में आपके लेक्चर की शुरुआत नहीं करना चाहती, बट मैं आपको एक पॉजिटिव वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है. आई एम श्योर कि आप लोग बेटा बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, क्योंकि देखो शुरुआत में सबकी एनर्जी अच्छी होती है बेटा, उस एनर्जी को मेंटेन करना है आपने. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बेटा देखो एक बहुत पॉपुलर चीज है जो आप लोग ने डायलॉग सुना होगा, जब जागो तब सवेरा. तो अगर आपको आज के डेट पे भी लगता है कि नहीं मैं आज से सच में सिंसियरली प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी या करूंगा, तो आज से स्टार्ट करोगे तो भी बेटा आपका नीट क्रैक करना पॉसिबल है. बट अगर आप आज से शुरू कर रहे हो और फिर आप बेटा इसमें भी इनकंसिस्टेंसी के साथ में और इनडिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करोगे, फिर फायदा नहीं है. लेकिन अगर आपने आज से बेटा लेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया है और आपने प्रॉमिस किया अपने आप से कि नहीं डे 1 से मैं उसी डेडिकेशन के साथ में और उसी बेटा पॉजिटिविटी के साथ में, उसी डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करूंगा बिना बैकलॉग इकट्ठा किए हुए, तो आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्रैक करना पॉसिबल है नीट एग्जाम. आई विल ऑलवेज सजेस्ट लेक्चर के बाद में आप एनसीईआरटी को डेफिनेटली रीड करें. ऑल दो बेटा जो भी नोट्स होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, अतिरिक्त ज्ञान है जो आपके काम का नहीं है. इस मोमेंट पे जो आप पढ़ाई स्टार्ट करो, और इस मोमेंट पे ही नहीं बेटा, मैं जो नॉर्मल लक्ष्य की क्लास लेती हूँ या अर्जुना की क्लास लेती हूँ, उसमें भी मैं हमेशा कंटेंट वही पढ़ाती हूँ जो आपके नीट एग्जाम से रेलेवेंट है. मुझे कितना आता है बेटा ये बताने से आपका नुकसान ज्यादा है, फायदा नहीं है. क्योंकि मुझे कितना आता है बेटा वो आपके पेपर में नहीं आएगा. आपके पेपर में आएगा जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है, वो है एनसीईआरटी.
तो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट विच इज रेलेवेंट, विच इज गोइंग टू बी आज इन नीट एग्जाम, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा पूछती हूँ, मैम का तो वैसे डेंगू की वजह से थोड़ा सा जोश कम है, बट मैम का जोश भी धीरे धीरे हाई हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, एंड आई होप योर ऑल जोश इज वेरी वेरी हाई, एंड विद दिस हाई जोश, full of motivation, full of energy, we are going to start with the, we are going to do not समाप्ति तो हम बेटा लेक्चर की करेंगे, but we are going to start with the शुरुआत of human reproduction, very important chapter for your NEET exam। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है comparatively, but a very important chapter और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत easy चैप्टर है। थोड़े से डायग्राम्स इस चैप्टर में ज्यादा है, बट बेटा डायग्राम बायो में होंगे ही, आप डॉक्टर बनने वाले हैं और डायग्राम बेस्ड चीजें अगर आप पढ़ोगे, फ्लो चार्ट्स अगर आप पढ़ोगे, तो आई थिंक आपका कंटेंट 50% इजी हो जाता है, ठीक है। तो तैयार हैं तो शुरू करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। आज हम कोशिश करेंगे कि हम किसके बारे में पढ़ना चालू करेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि चैप्टर को हमें किस तरीके से मैंने डिवाइड किया और हमें किस तरीके से पढ़ना है। हमें सबसे पहले बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव इंट्रोडक्शन तो है ही बेटा, इसमें हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जंप नहीं कर जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारी फंक्शनिंग पढ़ेंगे। मेल से ही रिलेटेड जो इनका गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको हम साथ के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम मेल पढ़ेंगे फिर फीमेल पढ़ेंगे फिर गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे, नहीं, हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के साथ साथ में हम उसका जो गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, दैट इज गैमीटोजेनेसिस ऑफ मेल्स, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। स्पर्म का स्ट्रक्चर साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। मेल वाला पूरा जब खत्म हो जाएगा फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल में गैमीटोजेनेसिस यानी oogenesis पढ़ेंगे, फीमेल खत्म हुआ, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, फिर हम फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन बेटा टॉपिक खत्म हुआ, फिर हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पार्च्यूरेशन पढ़ेंगे, बीच में मेमोरी ग्लैंड भी आएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है, तो हम साथ में पढ़ लेंगे। काश बेटा चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो जाता है जितनी जल्दी मैं बोल रही हूँ, बट कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से, और दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस में हम पढ़ते हुए चलेंगे चैप्टर को। इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि मैम ने जो जो बोला उसको लिख लेते हैं, जहां नोट्स बनाने से ज्यादा बेटा दिमाग में दिमाग ओपन रखे। अभी जो वक्त है वो ये है कि आप अपना दिमाग खुला रखिए, कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा दिमाग में, आपके पास कंटेंट तो बेटा अवेलेबल है ही, कहाँ कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ जो आप लेक्चर कर रहे हो बेटा, दिमाग लिखने पे कम फोकस करो। रिकॉर्डेड में तो तुम वैसे भी पॉज करके आराम से लिख सकते हो, लिखने से ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि फोकस करो सुनने में, अपने कानों को खुला रखो बेटा, समझने में ज्यादा ध्यान दो। कॉन्सेप्ट समझोगे, रट्टाफिकेशन कम करोगे तो चीजें बेहतर होंगी और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर कहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली जो बात बेटा हमें समझने की जरूरत है, देखो धरती पे हम सबका जन्म क्यों हुआ है, कुछ अच्छा करने के लिए। एक्चुअल में साइंटिफिकली देखा जाए तो हम सबका धरती पे जन्म हुआ है बेटा इस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। लाल रंग दिख रहा है तुम्हें, रिप्रोडक्शन करने के लिए धरती पे हम सब इसलिए पैदा हुए बेटा। ह्यूमंस का काम क्या है, हम सब ह्यूमंस ही हैं कि नहीं, मैमल्स हैं सारे के सारे स्क्रीन के पीछे मैमल्स बैठे हैं या कुछ रेप्टाइल्स भी बैठे हैं, होते हैं बेटा कुछ रेप्टाइल्स कमेंट्स में लाइव में जहर उगलते हैं, बट आई एम श्योर कि यहाँ पे तो वैसे लाइव सेशन है नहीं, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बट आई होप सारे मैमल्स हैं, सारे ह्यूमंस हैं। हम सब ह्यूमंस का, हम सब ऑर्गेनिजम्स का बेटा पर्पस क्या है, धरती पे रिप्रोड्यूस करना। इतनी जनसंख्या अभी 8 बिलियन हो गई है पॉपुलेशन वर्ल्ड की, आपने देखा होगा। मैं जिस वक्त में लेक्चर ले रही हूँ उससे पहले जस्ट मैं न्यूज सुन के आई। तो खैर बेटा हम तो अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, बट देखा जाए तो हम सबका पर्पस बेटा धरती में रिप्रोड्यूस करना है। डार्विन जी ने भी यही बात कही थी कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द अल्टीमेट फिटनेस। जो जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस है जिसके पास, वो सबसे ज्यादा फिट इंडिविजुअल है। हमारा पर्पस रिप्रोड्यूस करना है, और क्योंकि हम यहाँ पे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन करने के कुछ तरीके नहीं, कुछ इवेंट्स होते हैं। मतलब किस तरीके से एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है और इसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज जो रिप्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट है भाई, वो है कि भाई हमारे पास गैमीट फॉर्म होना चाहिए। जब हमारे पास बेटा गैमीट ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे। रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, and that formation of gamete is called as beta gametogenesis. Got my point?
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ऑफ कोर्स ये मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसको हमें डिटेल में भी पढ़ना है, एंड देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई रिप्रोडक्शन अगर अपन को करना है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है गैमीट बनाना है। वी हैव टू फॉर्म द गैमीट, oogenesis in case of female and spermatogenesis in case of male. Formation of gamete is called as gametogenesis. नंबर 2, गैमीट बना तो दिया, अब गैमीट को जरूरी है हमें बना के, बेटा ऐसे थोड़ी खुश हो जाएंगे, बल्ले बल्ले शावा शावा गैमीट बना लिया काम हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। इस गैमीट को ट्रांसफर करना भी जरूरी है। अब हम क्या है बेटा, जैसे कि मैंने कहा मैमल्स, आपको पता नहीं कितना एनिमल किंगडम याद है 11th क्लास का, कुछ अगर धुंधला धुंधला बेटा याद आ रहा हो तो याद करो। हम बोलते हैं कि हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, हमारे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। हम बेटा पानी में तो अंडे नहीं दे रहे होते है ना, और पानी में स्पर्म्स भी नहीं रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो मेल गैमीट होता है वो बॉडी के अंदर फीमेल के ट्रांसफर करते हैं हम। इस स्टेप को बोला जाता है इनसेमिनेशन। इसको सीक्वेंस में याद रखना है बेटा। नंबर 2, गैमीट बना तो लिया, उसको ट्रांसफर करना भी बेटा हमारी जिम्मेदारी है, तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर 2, insemination. And what is insemination? Insemination means ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में बेटा हमें पता है कि ये जो ट्रांसफर होता है गैमीट का, ये मेल की बॉडी से बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। अब ट्रांसफर हो जाता है तो ऑफकोर्स ही बात है बेटा, बॉडी के अंदर दोनों गैमीट्स का बेटा फ्यूजन होगा, और इस फ्यूजन ऑफ गैमीट को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन यानी कि एक स्पर्म का जब फ्यूजन होता है ओवम के साथ में, तो इससे बनता है एक जाइगोट, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब बेटा फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट, और फ्यूजन ऑफ गैमीट से क्या बना बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनता है जाइगोट। इस पूरे चीज को ना एक्चुअल में बेटा, ये जो सारी चीजें है ना, इन्हीं चीजों को तो हमें डिटेल में पढ़ना है चैप्टर में। गैमेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ना है, इंसेमिनेशन को हमें पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पूरी कैसे होती है इसको पढ़ना है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट का आगे फ्यूचर क्या होता है इसको हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। अब बेटा जाइगोट बन गया, नंबर 3। नंबर 4, जाइगोट जाके मदर की बॉडी के अंदर आप बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट जो बॉडी के अंदर बनता है फीमेल के, वो जाके यूट्रस में चिपक जाता है। जाइगोट नहीं चिपकता एक्चुअल में, जाइगोट बेटा आगे ना डिवीजन करता है, जैसे क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, जो आगे आप पढ़ोगे भी, कई लोग पढ़ के भी आए होंगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, तो पता तो है ही बेटा कि जाइगोट क्या करता है, डिविजन्स करता है। 2 सेल स्टेज बनता है, 3 सेल स्टेज बनता है, 4 सेल स्टेज बनता है, इसको पूरे को पढ़ना है हमें आगे डिटेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्ट्यूला। जाइगोट आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला बनाता है। ये ब्लास्ट्यूला वो स्टेज होती है बेटा जो जाके यूट्रस में चिपक जाती है, क्योंकि जब तक ये यूट्रस में चिपकेगी नहीं तब तक बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना, आगे पढ़ोगे भी इसके बारे में। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट जाके मदर के यूट्रस में चिपक जाती है, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप कहलाता है बेटा इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? attachment of the blastocyst to the uterus। बेटा अभी इस ना ब्लास्टोसिस्ट वर्ड से ज्यादा घबराना मत, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है, कैसे बनता है, कैसी शक्ल इसकी दिखती है। अगला बेटा क्या होता है, अगला होता है गेस्टेशन। आपको पता है कि 9 महीने के लिए एग्जैक्टली कितने वीक्स के लिए, एग्जैक्टली कितने डेज के लिए, वो तो हम आगे बताएंगे, बट आप मम्मी के यूट्रस के अंदर बड़े हो रहे होते हो बेटा, आपकी ग्रोथ हो रही होती है, वो पूरे टाइम पीरियड को, जो पूरी डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है, उसे बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। यानी कि इसे मैं बोलूंगी गेस्टेशन मीन्स टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टाइम पीरियड और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और बेटा इसके बाद तो तुम बता सकते हो कि कौन सा इवेंट होना चाहिए, कौन सा इवेंट होना चाहिए बेटा। उसके बाद होगा बेटा बधाई हो, आपके घर में पापा की परी या आपके घर में पापा का परा पैदा हुआ है। सिर्फ पापा की परियां थोड़ी होती है, पापा के परे भी तो पैदा होते हैं, माँ के लाडले दुलारे, दैट इज बेटा द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब आप धरती में बेटा पैदा होते हैं, इसे बोला जाता है पार्चुरेशन, दैट इज द लास्ट
event in human reproduction, that is parturition. parturition, ये बात सबके समझ में आ गई बेटा. birth of delivery of baby, delivery of babu, delivery of baby. तो दीज आर दी सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनको हमें डिटेल में एक्चुअल में पढ़ना है. ये तो सिर्फ चैप्टर की शुरुआत है बेटा, इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले हमने गैमीट बनाया, दैट इज गैमीटोजेनेसिस. देन वी ट्रांसफर दैट गैमीट, दैट इज इंसेमिनेशन. देन बेटा वी फ्यूज द गैमीट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन. एंड देन बेटा उस डेवलपिंग जाइगोट में अलग अलग तरीके के डिविजन्स होते हैं और फिर जाके वो जाइगोट जाके चिपक जाता है यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. फिर वो 9 महीने के लिए बेटा डेवलप हो रहा होता है, गेस्टेशन. फिर बच्चे का जन्म होता है जिसे बोलते हैं पार्चुरेशन. अच्छा, एक चीज मुझे बताना बेटा, ये तो हो गया कि आपने ये सारी इवेंट्स कर दिए. जैसा कि मैंने कहा कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं गैमीटोजेनेसिस में मेल्स और फीमेल्स के बीच में. मेल्स में गैमीटोजेनेसिस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है. और फीमेल्स में बोला जाता है बेटा इसे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, फीमेल्स में बेटा इसे बोला जाता है oogenesis. ओके, फीमेल्स में इसे बोला जाता है oogenesis. और जो oogenesis होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है. किस तरीके से डिफरेंट होता है बच्चों? ऑल राइट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा गैमीटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल, एक बार डिस्कस करते हैं. यहां पे राइट साइड पे, सॉरी यहां लेफ्ट साइड पे बेटा हम लिखते हैं मेल्स, और यहां पे हम राइट साइड पे लिखेंगे फीमेल, और एक डिवीजन करते हैं. बहुत इजी है बेटा, बेसिक्स बता रही हूं, अभी तो चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? फीमेल. सबसे पहले तो बेटा हमें ये लिखना चाहिए कि मेल में गैमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाता है और फीमेल में गैमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाता है. तो मेल के केस में गैमीटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल में गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस को बोला जाता है क्या? एक तो बेटा देखो बोर्ड ग्लिच करता रहता है और वर्ड्स अपने आप गायब हो जाते हैं. मेल में गैमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल के केस में बेटा गैमीटोजेनेसिस को क्या बोला जाता है? oogenesis. ठीक है. अब अगर बेटा हम देखें कि मेल्स का जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कब स्टार्ट होता है, वैसे तो हमें इसे पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है, बट अगर मैं बेसिक्स आपसे पूछूं तो शायद आपको पता होगा कि मेल्स में जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन का, वो प्यूबर्टी के वक्त में बोलते हैं ना. प्यूबर्टी का बेसिक मतलब होता है, जैसे आप अगर बेटा सरल भाषा में बोले, प्यूबर्टी का मतलब होता है जवानी का आना. सच बात है, जवानी. जवानी मतलब जब आप जवान होने लगते हैं, ठीक है, जब आपको लगता है कि आप ही दुनिया में सही हैं, बाकी सब जो आपको कुछ भी बोल रहे हैं वो सब गलत है. जब आपको सही और गलत के बीच में एक्चुअल में भेद नहीं पता होता और आपको लगता है आप ही सही हैं, और आपके मम्मी पापा स्पेशली और आपके टीचर स्पेशली आपको सिर्फ गलत बता रहे हैं, ठीक है, होता बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है. तो उस वक्त में मेल्स में होती है स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी के वक्त में स्टार्ट होती है. और कब तक चलती है बेटा? थ्रू आउट देयर लाइफ. थ्रू आउट देयर लाइफ स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहती है. स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन इवन यू कैन सी इट इन ओल्डर मेन. बट अगर मैं oogenesis की बात करूं, यहाँ पे वर्ड गायब हो चुका है, अगर मैं oogenesis की बात करूं तो oogenesis बेटा फीमेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है. जब वो मदर की वूम्ब में है, एक फीमेल बेबी, एक फीमेल फीटस जब मदर के यूट्रस में होती है, तब से ही उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होता थ्रू आउट दी लाइफ. एक टाइम पीरियड के बाद बेटा एग फॉर्मेशन, oogenesis जो है वो स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में, एंड दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया बेटा? तो मैं यहां पे लिख सकती हूं, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी and is continued throughout their life. Throughout their life. बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड में ग्लिच हो रहा है, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? It starts during embryonic life. It starts during embryonic life and it starts during embryonic life and stops at menopause. menopause क्या होता है बेटा? ये भी हम वैसे आगे डिस्कस करने वाले हैं
फीमेल्स में एक साइकिल चल रही होती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें ब्लीडिंग फेज दिखता है एंड एवरीथिंग, जो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मेनोपॉज जो है बेटा वो वक्त होता है जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसको बोला जाता है मेनोपॉज। इसके अलावा बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ यही डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है बेटा, बहुत सारे डिफरेंसेस है। ये मैं बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ। इसके अलावा आप डिफरेंसेस क्या बोल सकते हो? फीमेल में oogenesis के वक्त में एक साइकिल में एक एग प्रोड्यूस होता है। अगर मैं एक oogonia से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे को एक ही एग दिखता है, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं है। मेल के केस में एक स्पर्मेटोगोनिया से चालू करते हैं तो 4 स्पर्म्स दिखते हैं। इनफैक्ट मेल गैमीट जो प्रोड्यूस होता है वो कई ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, अमाउंट में प्रेजेंट होता है व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल गैमीट। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस है, जो कि हम इंडिविजुअली जब बेटा ये साइकिल्स को डिस्कस करेंगे ना तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने बेसिक सिर्फ ये बोला, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा। नेक्स्ट बेटा मैं आपको जो चीज स्टार्ट करने वाली हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअल में बेटा डायग्राम बेस्ड जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, दैट इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द, देखो एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, हमें बनाना सिर्फ एक ही है, दोनों अभी बनाना नहीं है, बट आपको पढ़ना दोनों चीजों को है, ठीक है। एनसीईआरटी से वैसे मैं दोनों चीजें बता दूंगी क्योंकि मैं दोनों डायग्राम लेके आई हूं। हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और बेटा डायग्राम यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि जो बच्चा ये डायग्राम अच्छे से बना लेगा उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैक्सिमम पार्ट्स समझ में आ जाएंगे। सारी चीज बेटा इस डायग्राम पर ही बेस्ड है, तो आप डायग्राम बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। समझ में आ गई बात? हेडिंग डालोगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा कोई भी चीज ना बेटा क्या करोगे, जब भी मैं ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप क्या करोगे, उस अगर आपने लिखा नहीं है तो आप पॉज करो 2 सेकंड के लिए, मैं साइड हमेशा हो जाऊंगी, आप पॉज करोगे, आप उसको सबसे पहले नोट डाउन करोगे और फिर आप अगले टॉपिक के और मूव करते हुए चलोगे। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है, जो एक्चुअल में आज हमें थोड़ा सा पढ़ना है, दैट इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम बेटा हम यहां से नहीं पढ़ेंगे, ये डायग्राम हम खुद बनाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है? पहली बात तो एनसीईआरटी की 2 लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज लोकेटेड इन दी पेल्विस रीजन, पेल्विक एरिया में ही होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें क्या क्या आती हैं? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अभी मैं बताऊंगी कि टेस्टिस क्या होती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। आपने 11th क्लास में बेटा 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक आपने पढ़ा होगा बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब 11th अगर बेटा नहीं पढ़ के आए हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर पढ़ के आए हो तो पता होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं बेटा, दोनों फीमेल और मेल दोनों में होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली वो होते हैं ऐसे ऑर्गन जिनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। जैसे मेल्स में टेस्टिस में गैमीट बन रहा होता है, तो जो टेस्टिस होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। फीमेल के केस में ओवरी में गैमीट बन रहा होता है, तो ओवरी इज द फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं बेटा जो गैमीट तो नहीं बना रहे होते, बट उस गैमीट को ट्रांसपोर्ट करवाने में या XYZ किसी चीज को करने में हेल्प कर रहे होते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब फीमेल में हो गया या फिर यूट्रस हो गया, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। और मेल्स में भी ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे कि पीनस हो गया, है ना। तो मेल और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी आपको पता होने चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, जब मैं टेस्टिस पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, क्योंकि वहां स्पर्म्स बनते हैं। अब एनसीईआरटी ने कैसा लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस है बेटा। टेस्टिस की कई बार ना आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आती, TESTIS भी लिख सकते हो और TESTES भी लिख सकते हो। इसका मतलब है प्लूरल, इसका मतलब है सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, स्पेलिंग आप दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है। अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, इसमें बहुत सारी एसेसरी डक्ट्स होती हैं, जैसे कि इजैक्यूलेटरी डक्ट, जैसे कि वास डिफरेंस, जैसे कि वासा एफरेंशिया। मैं बताऊंगी सारी डक्ट का नाम, जिन एसेसरी डक्ट के मदद से एक्चुअल में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा इसमें होती है ग्लैंड्स। मेल के केस में बेटा 3 ग्लैंड्स होते हैं। पेयर अनपेयर कौन कौन से होते हैं ये बाद में बताऊंगी। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, सारी चीजें पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पहले तो बेटा आप इसको लिखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है क्या? पीनस। पेनिस बोलते हैं कई लोग, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका है बेटा पीनस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हो गई बेटा क्या? टेस्टिस, इसमें हो गई एसेसरी डक्ट्स, इसमें हो गई ग्लैंड्स। एक काम करो बेटा, इस तरीके से लिखो, लिख के लेके आती हूँ ना तो कई बार तुम देखो क्या लिखोगे। इट इंक्लूड्स क्या? टेस्टिस। इट इंक्लूड्स बेटा क्या? एसेसरी डक्ट्स। मैं लिख ही देती हूँ ना एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आती हैं, फिर आगे जब डायग्राम बनाओगे तो तुम रिलेट कर पाओगे।
एसेसरी डक्ट्स में आ गई बेटा रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाद बेटा वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद बेटा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद बेटा वास डिफरेंस। ये सारे बेटा एसेसरी डक्ट्स हैं जिनके मदद से आपका स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। एसेसरी डक्ट्स के बाद बेटा क्या आती हैं आपके पास, आती हैं आपके पास क्या, एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड से बेटा आपके पास है सेमाइनल वेसिकल, आपके पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपके पास मतलब बेटा जिनके भी पास है मतलब मेल्स बेसिकली, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक है आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें क्या आता है बेटा पीनस, और इसमें आता है स्क्रोटम। इसको फटाफट से बेटा लिखो, इसको फटाफट से, अरे सॉरी, इसको फटाफट से बेटा पॉज करो और इसको यहीं पे नोट करो। हम इसका डायग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से बेटा इसको नोट कर लो। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। चलो अब एक फ्रेश पेज से बेटा डायग्राम बनाना, एक नए पेज से डायग्राम बनाना। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम इज वेरी वेरी इजी। जितना आपको डायग्राम को देख के डर लगता है, एक्चुअल में डायग्राम उतना ही इजी है। अच्छे से पेंसिल से डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैं तो बेटा यहाँ पे मिटा लूंगी, आप मिटा नहीं पाएंगे अगर पेन से डायग्राम बनाएंगे, फिर कचरा मचाएंगे आप। कचरा नहीं मचाने का, ठीक है, साफ सुथरा डायग्राम बनाने का, क्योंकि जितना साफ सुथरा कॉपी होगी बेटा उतना दिमाग में जाएगा। देखो मैं कभी नहीं बोलती रंगीन कॉपी बनाओ, वो अच्छी बात है, किसी को कलर से लिखना पसंद है आप लिखो, क्योंकि उससे भी बेनिफिट होता है। आपको नहीं पता है बट आपके दिमाग में कलरफुल चीजें ज्यादा देर के लिए याद होती हैं, दिमाग ऐसा ही है बेटा। इफ यू सी कलरफुल स्टफ यू फाइंड इट ब्यूटिफुल एंड यू विल रिमेंबर इट। खूबसूरत चीजें तो बेटा वैसे भी आपको अच्छी लगती हैं, लोगों को अच्छी लगती हैं खूबसूरत चीजें, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत नोटबुक सबको याद रहते हैं। तो खूबसूरत नोटबुक बनाओगे तो आपको याद रहेगा, कहने का मतलब ये, आप समझ रहे हो ना बेटा खूबसूरती से मेरा क्या कहने का मतलब है। और यहाँ पे आप पेंसिल से डायग्राम बनाओगे, पेंसिल से डायग्राम बनाओगे, साफ सुथरा डायग्राम बनाओगे तो बेहतर होगा, वरना बेटा और क्या बोलूं, ठीक है। तो सेंटर पे डायग्राम बनाएंगे, राइट लेफ्ट में लेबलिंग करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा क्या डायग्राम के, डायग्राम में जो मेल्स में जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, आई एम मेकिंग दैट, एंड दैट मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां पे स्पर्म बन रहा होता है, दैट इज दिस, और दिस इज एक्चुअली दी टेस्टिस। टेस्टिस मेल्स के केस में, और बेटा मैं अभी सिर्फ बातें बोल रही हूं, ये सारी बातों को हम लिखेंगे भी, तो ये नहीं सोचना है कि मैम बोल रही है मैम लिखेंगी नहीं, मैम लिखेंगी सारी चीजों को, मैंने बोला है पहले समझने में ध्यान दो। टेस्टिस बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस बेटा किसमें प्रेजेंट होता है, टेस्टिस इज प्रेजेंट, एक सेकंड बेटा, एक तो मैं ना डायग्राम मुझे ऐसा चाहिए होता है कि डायग्राम थोड़ा अच्छा बने, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे रहने दो, ठीक है। टेस्टिस बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है मेल्स में, और एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस पाउच को आप क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम इज दैट पाउच जिस पाउच के अंदर आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल्स के केस में ओवरी जहां पे गैमीट बन रही होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल का, फीमेल के केस में ओवरी जो होती है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल के केस में जो टेस्टिस होता है बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, और इस बैग के अंदर होता है बेटा जिसको बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है ना। तो पहले ये दो चीजों को लेबल करते हैं बेटा, एक एक चीज बना रहे हैं, एक एक चीज लेबल कर रहे हैं। इस पाउच को हमने क्या बोला बेटा, स्क्रोटम, सब कुछ लिखेंगे आगे। इसको हमने क्या बोला बेटा, इसको हमने बोला टेस्टिस। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, टेस्टिस से गैमीट को कैरी करने वाली डक्ट होनी चाहिए कि नहीं, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। टेस्टिस में गैमीट बन रहे हैं तो उस गैमीट को कैरी करने वाला डक्ट भी होना चाहिए। तो टेस्टिस से बेटा इस तरीके से, टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम भी हमें बनाना है। इसको बेटा अभी इंटरनली अगर आप देखोगे, जो मैं आगे बनाऊंगी, तो आप देखोगे अंदर से भी ये काफी ज्यादा, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां मैं आपको एक्चुअल में वो पार्ट बताऊंगी जिसमें गैमीट बनता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल।
जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। इसका डायग्राम तो हम देखेंगे अंदर इसके कितने सारे डक्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा तो आपको दिखेगा इस तरीके से एक डक्ट है जो स्पर्म को कैरी करेगी। इस डक्ट को बोला जाता है बेटा क्या, वैज डिफरेंस। इस डक्ट को क्या बोला जाता है, इस डक्ट को बोला जाता है वैज डिफरेंस। ये डक्ट अगर आप एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से रीड करें तो एनसीईआरटी कहती है दिस डक्ट लूप्स, यार एक तो अच्छी नहीं बनती ना बेटा, ये वो डक्ट है बेटा जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करते हुए जाती है। इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। लूप मतलब लूप का मतलब होता है कवर करना। तो यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे जिसके ऊपर से लूपिंग कर रही है ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। तो वैज डिफरेंस कहां से अराइज हुई बेटा, मैं एक एक वर्ड जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है। वैज डिफरेंस कहां से स्टार्ट हुई, टेस्टिस से, और टेस्टिस से स्टार्ट हो गई, इसने लूप किया किसके ऊपर बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। इट इज गोइंग टू लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये कौन सी डक्ट है, ये डक्ट है वैज डिफरेंस। पहले इसको लिखो, ये डक्ट क्या है, ये डक्ट है वैज डिफरेंस। ये डक्ट क्या है, वैज डिफरेंस। किसके ऊपर से बेटा ये लूप कर रही है, किसके ऊपर से ये लूप कर रही है, इसका नाम लिखो, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ गई ये बात। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन present outside the abdominal cavity within a pouch that is called as scrotum. Vas difference loops over urinary bladder. अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, it receives a duct from seminal vesicle. It receives a duct, कौन, vas difference receives a duct from seminal vesicle, जो क्या है, एक accessory gland है। अभी आपने लिखा था 3 accessory glands होते हैं, प्रोस्टेट 3 तो नहीं होते हैं, नंबर ज्यादा होता है, 2 पेयर्ड होते हैं, एक अनपेयर्ड होता है। सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरिनरी ब्लैडर से लूप करने के बाद किससे डक्ट रिसीव करेगा, इसको थोड़ा और पतला बनाया जाए, किससे डक्ट रिसीव करेगा बेटा, सेमाइनल वेसिकल से। किससे डक्ट रिसीव करेगा बेटा, सेमाइनल वेसिकल से। जरा देखो ध्यान से, आई थिंक बेटा जो पहले बनाया हुआ था वही सही है। किससे डक्ट रिसीव करेगा, देखो सेमाइनल वेसिकल से। ये तुम्हारे यूरिनरी, ये तुम्हारा वैज डिफरेंस, यहां पे तुम्हारे पास एक ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल की ये डक्ट मैं दिखा रही हूं बेटा इस कलर से, और ये तुम्हारा वैज डिफरेंस है। ये दोनों की डक्ट मिल जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से दिखाती हूँ। ये वैज डिफरेंस और ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, ये दोनों जब मिल जाएंगी तो क्या बनेगा बेटा, तो जो डक्ट बनेगा उसे बोलते हैं, अरे यार, तो जो डक्ट बनेगा बेटा उसे जो डक्ट बनेगा बेटा वो डक्ट कहलाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैंने अलग अलग कलर्स का इसीलिए यूज किया ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक बार वापस से मैं बता रही हूं, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। व्हाट इज अ सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल इज अ एक्सेसरी ग्लैंड। तो दिस इज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रही है वो डक्ट वैज डिफरेंस से मिल रही है, तो दोनों मिल के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसे बोला जाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? व्हाट डिड आई से? आई सेड वैज डिफरेंस लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, it receives a duct from seminal vesicle and it forms a common ejaculatory duct। इसने क्या बनाया बेटा, एक common ejaculatory duct बनाया। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि common ejaculatory duct किस किस के फ्यूजन से बनती है। common ejaculatory duct अल्टीमेटली किस में ओपन हो रही है, इस पे जरा गौर फरमाना। यूरिनरी ब्लैडर में बेटा अपन का क्या स्टोर होता है, अपन लोगों का यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर्स में से जो अल्टीमेटली फीमेल्स और मेल्स में, अगेन बेटा ये 11 से रिलेटेड है थोड़ा सा, आपको ये तो पता है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज बना के बता रही हूँ लेकिन इसको बनाना नहीं है। 11th में पढ़ा था कि नहीं, कि हमारे पास ऐसे किडनी होती है जिसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी से डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं यूरेटर। याद आ रहा है? यूरेटर, यूरेथ्रा नहीं बोल रही हूँ, यूरेटर बोल रही हूँ। किडनी से यूरेटर निकलता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो यूरिन बेटा जिसमें पास होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा।
याद आ रहा है सभी को, यूरिनरी ब्लैडर से कौन सी चीज निकलती है, यूरेथ्रा निकलती है। लेकिन बेटा यूरेथ्रा जो मेल और फीमेल में होती है ना बेटा, वो अलग होती है। ये भी आपने 11th में पढ़ा होना चाहिए था, अगर आपने नहीं पढ़ा है। कैसे डिफरेंट होती है बेटा, ऐसे डिफरेंट होती है कि जो यूरेथ्रा होती है बेटा, वो फीमेल के केस में काफी छोटी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की। लेकिन मेल के केस में ये जो यूरेथ्रा वाली डक्ट होती है, ये बहुत लंबी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी। अगर आप देखोगे यूरिनरी ब्लैडर से इस तरीके से बेटा क्या निकल रहा है, ये जो डक्ट मैं बना रही हूं, दिस इज यूरेथ्रा। ये जो डक्ट निकल रही है बेटा, ये डक्ट क्या है, ये डक्ट है यूरेथ्रा। क्या सबको समझ में, ये एक्चुअली मैं इतना दूर बना दिया, लेकिन मैं थोड़ा पास से बनाती हूँ, क्योंकि ये यूरेथ्रा इस तरीके से, ये है आपकी यूरेथ्रा। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी ये बात? क्या सभी बच्चे ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये जो मैं बेटा डक्ट बना रही हूं, ये डक्ट है यूरेथ्रा। और अगर तुम देखोगे वैस डिफरेंस ने सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव किया, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट इसी यूरेथ्रा में ओपन होती है। तो एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखी हुई है, दैट कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू दी यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा किससे एक्चुअल में पास होती है? यूरेथ्रा एक्चुअली पासेस थ्रू द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज कॉल्ड एज द पीनस। दिस इज द पीनस बेटा, दिस इज द पीनस एंड लाइक दिस द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया है पीनस विच इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ मेल। और ये जो हमने सेंटर पे डक्ट बनाया हुआ है बेटा, ये सेंटर वाली डक्ट ही क्या है? यूरेथ्रा। तो मेल्स में जो यूरेथ्रा होती है वो किससे पास होती है बेटा? मेल में जो यूरेथ्रा होती है वो मेल के पीनस से पास हो रही होती है। तो इसी तरीके का डायग्राम आप एनसीईआरटी में भी देखते हैं, ठीक है? इसी तरीके का डायग्राम आप एनसीईआरटी में भी देखते हैं। ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, इससे कुछ अलग तो नहीं बनाया हुआ है। दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम इज शोन इन एनसीईआरटी। तो इसको एक बार लेबलिंग करें, हमने कौन कौन सी चीजें अभी बनाई। एक हमने बेटा कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट को लेबल कर लिया। ये कौन सी चीज है? ये कौन सी डक्ट है? ये यूरेथ्रा है। थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं क्योंकि सारा व्हाइट हो गया है। मेल का यूरेथ्रा थोड़ा लंबा होता है। मेल का यूरेथ्रा कहां से? मेल और फीमेल दोनों का यूरेथ्रा बेटा यूरिनरी ब्लैडर से ही निकलता है, लेकिन मेल के केस में यूरेथ्रा लंबा है। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट क्या है मेल्स में? ये मेल का पीनस है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आगे आप जो पीनस के बारे में भी बेटा डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये जो फ्रंट पार्ट है पीनस का बेटा, मेल के केस में पीनस का जो फ्रंट पार्ट होता है वो एनलार्ज्ड पोर्शन होता है। उस एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द पीनस को बोला जाता है बेटा ग्लैंस पीनस। क्या बोला जाता है इस एनलार्ज्ड पार्ट को? इसे बोला जाता है बेटा ग्लैंस पीनस। क्या बोला जाता है? ग्लैंस पीनस। दिस इज द एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट, एनलार्ज्ड फ्रंट। देखो टेस्टिस को ना मैं एक काम करती हूं, इस दूसरे साइड में लिख दूंगी, ठीक है? टेस्टिस को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा दूसरे साइड में लिख दूंगी, एनलार्ज फ्रंट पोर्शन ऑफ पीनस। और बेटा आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये जो आपको पीनस जो मेल का कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है, जो कॉप्युलेशन में हेल्प कर रहा होता है, ये पीनस का जो फ्रंट पार्ट है इसको मैंने क्या बोला? एनलार्ज पार्ट होता है, इसे पीनस बोलते हैं। और इसके ऊपर एक स्किन होती है, इस स्किन को बोला जाता है फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस। क्या बोला जाता है? फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस, ठीक है? दिस स्किन इज रिट्रैक्टाइल। रिट्रैक्टाइल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी टेकन बैक, दैट कैन बी टेकन बैक, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रैक्टाइल। So this penis is beta the male copulatory structure. The enlarged front part of the penis is called as glans penis, and it is beta surrounded by, glans penis is surrounded by a skin that is retractile, and that skin is called as foreskin. It can be taken back. That taken back वाले property को आप बोलते हैं retractile. I hope you got my point. इसको हम लिखें, enlarged front portion of the penis covered with retractile skin called foreskin या ग्लैंस पीनस, या ग्लैंस पीनस, ठीक है? टेस्टिस जो हमारा लेबलिंग हमने किया था, एक बार हम वो लेबलिंग कर देते हैं। This is what? This is बेटा टेस्टिस। अभी तो हमें बेटा एक एक चीज का
डिटेलिंग करना है। अभी हमें एक एक चीज की डिटेलिंग करनी है, हमें हर एक चीज के बारे में लिखना है। दिस इज जस्ट द डायग्राम ऑफ बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको लेबलिंग में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा पॉज करो और इसको ध्यान से देखो। अब हम बेटा क्या करेंगे ना, हम एक एक पार्ट को फर्दर डिटेल में करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच पार्ट इन डिटेल। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज पार्ट्स बेटा इन डिटेल, ठीक है। डायग्राम आई होप आपने बना लिया है। लेट मी शो यू दी डायग्राम हियर ऑल्सो इन एनसीईआरटी। ये कैसे करके दिया हुआ है, आप अगर एनसीईआरटी को देखो बेटा, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस से जो ये स्पर्म को कैरी करने के लिए जो डक्ट आपको जाते हुए दिख रही है, लेट मी जस्ट लेबल इट लाइक दिस। दिस इज द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज गोइंग टू रिसीव अ डक्ट फ्रॉम विच पार्ट, द सेमाइनल वेसिकल, ये रहा। और सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करके ये एक कॉमन डक्ट बना रही है। ये कॉमन डक्ट क्या है, दिस वन, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा किस में ओपन हो रहा है, ये वाली डक्ट में। इसे आपने बोला बेटा क्या, इसे आपने बोला यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट हो रहा है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा कहां से पास हो रहा है, पीनस से। एंड पीनस हैज एन एनलार्ज्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंस पीनस व्हिच इज कवर्ड विद अ स्किन दैट इज कॉल्ड एज फोरस्किन। सो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स इज आई होप वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. All right, so let's get started with the let's discuss the structure of the very first part, that is testis. Number one, we are going to start with the testis. ठीक है. We are going to also discuss बेटा testis का internal structure. अगर आप NCERT से थोड़ा सा, अगर आप like I said बेटा, we have to go through the NCERT only, NCERT based ही पढ़ो, इधर उधर बहुत सारी information है आपके पास, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर कहाँ से बनता है और पेपर एनसीईआरटी से बनता है। तो एनसीईआरटी में बेटा टेस्टिस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इसके कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा टेस्टिस की लेंथ आपको दी होगी अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ दी होगी बेटा अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर मैं टेस्टिस की बात करूं बेटा, we are mammals and in case of mammals testis is present outside the abdominal cavity, ना कि inside the abdominal cavity. testis जो होता है बेटा, हम सब mammals ही हैं, obvious सी बात है, right? and in males I'm talking about, of course females don't have testis. तो in case of males बेटा, the testis is present outside the abdominal cavity. क्यों होता है ये outside the abdominal cavity, और outside the abdominal cavity within किसके अंदर present होता है बेटा? so this testis is actually बेटा present inside a sac like structure that is called as scrotum. ठीक है, so it is present within scrotum. scrotum क्या होता है बेटा? scrotum is the external genitalia का part. मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको बताऊंगी। स्क्रोटम होता है एंड पीनस होता है विच इज अ कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर, बट हियर वी आर सेइंग कि यार स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज व्हाट बेटा? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्यों बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि आपको पता है बेटा टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? ये एक तरीके का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? लाइक आई सेड, वेयर गैमेटोजेनेसिस अकर्स। और आपको पता है कि टेस्टिस में गैमेटोजेनेसिस होती है बेटा। व्हाट गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब? जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब? मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, ऑब्वियस सी बात है। इस गैमेटोजेनेसिस के लिए, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेटा आपको बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इतना आपको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बिकॉज दैट इज फेवरेबल फॉर गैमेटोजेनेसिस। और इसी कंडीशन के लिए बेटा टेस्टिस जो होती है बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, आउटसाइड प्रेजेंट होती है विद इन दिस सैक। सो व्हाई इट इज प्रेजेंट बेटा इन दी स्क्रोटम? बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, genesis 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature is required than body temperature.
बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बेटा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है देन बॉडी टेम्परेचर। दिस कंडीशन इज फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो बेटा टेस्टिस की एक हमने बाहरी बात की, टेस्टिस के अंदर कौन से वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है। सो इट हैज गॉट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हम देखेंगे कि इंटरनली आप टेस्टिस को बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पाथवे स्पर्म का कहां से कहां तक होता है। ये तो हमने सिर्फ एक बेसिक बात की। बेटा देखो एक चीज और, आप देखो मैं भी वैसे बहुत सारी चीजें कई बैचेस में बता देती हूँ, बट मैंने अगेन आपसे डे 1 से बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आपको भी ये पता होगा कि जब बॉडी बाहर का टेम्परेचर बेटा जब चेंज होता है, अलग होता है या फिर कम होता है, तो टेस्टिस की पोजिशनिंग कर सकते हैं। टेस्टिस यूजुअली बॉडी के क्लोज मूव कर जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ मसल्स। हो सकता है बाई चांस आपके मॉड्यूल में भी दिया हो, बट आपके एनसीईआरटी वो मसल्स दिए नहीं हुए हैं, ठीक है। कई सालों पहले हम भी पढ़ाते थे, बट अभी हम वो नहीं बताते हैं, बिकॉज आप पेपर उठा के देख लो बेटा पिछले 5 साल का, वो पैटर्न नहीं है पेपर का। तो वो मसल्स और टेस्टिस जो होते हैं वो इनिशियली एम्ब्रियोनिक लाइफ में किडनी के पास होते हैं, फिर बेटा वो टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में स्क्रोटम में डिसेंड हो जाते हैं। ये जो हमने लिखा, हमेशा से टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं थे। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेटा ये टेस्टिस की डिसेंडिंग होती है स्क्रोटम में। बट ये मैंने बता क्यों रही हूं मैं आपको, मैं ये बताना चाह रही हूं बेटा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन की कोई एंड नहीं है। और आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो इन्फॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है, नॉलेज का कोई एंड नहीं है। लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल दी फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स बेटा, प्लीज रेलेवेंट चीजें पढ़ो जो पेपर में नहीं पूछा जाता। मैं आपको बता दूं क्रीमास्टर मसल्स और ये हमने कई बैचेस में बताया भी हुआ है, लेकिन मैं वहां पे बताती हूँ तो मैं बता देती हूँ, दिस इज अतिरिक्त ज्ञान। तो अतिरिक्त ज्ञान है, अपने रिस्क पे पढ़ें, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ें, वहां से पेपर आएगा। बहुत बार बता रही हूँ, अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा दिखता है एंड द एंटायर स्ट्रक्चर। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम अगर एनसीईआरटी देती है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते कहां है, टेस्टिस के अंदर होते हैं। अगर मैं देखना चाहूं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगेन इस डायग्राम से भी बेटा कई बार क्वेश्चन आए, क्योंकि इस डायग्राम की मदद से आप ये समझ पाएंगे, आप क्या समझ पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे बेटा कि स्पर्म्स का जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां की तरफ होता है, वो पाथवे कई बार पूछा गया है, ठीक है। टेस्टिस को अगर मैं देखूं बेटा, इट इज कवर्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो इंटरनली टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जो कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर मैं अंदर से टेस्टिस को देखूं तो टेस्टिस अंदर से डिवाइडेड होती है, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। इसको किसने डिवाइड किया, एक कवरिंग ने डिवाइड किया जो टेस्टिस के अराउंड प्रेजेंट है। दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो लेट मी मेक अ टेस्टिस, अगर मैं टेस्टिस को देखूं तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम का, सपोज दिस इज द टेस्टिस, ठीक है। मैं बेटा अगेन आप पेंसिल से डायग्राम बनाइए, क्योंकि मैं तो मिटा लूंगी, आप नहीं मिटा पाएंगे। अरे भाई, अगर मैं देखूं तो टेस्टिस इंटरनली ऐसे कुछ बेटा कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, और इन कंपार्टमेंट्स में इसको किसने डिवाइड किया बेटा, इन कंपार्टमेंट्स में इसको टेस्टिस के कवरिंग ने डिवाइड किया है। दैट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। It's a connective tissue around the testis. Connective tissue, ठीक है। ये क्या है बेटा, these are testicular lobules। मैं इसका एक फ्लो चार्ट भी लिखवाऊंगी अभी। This is testicular lobule। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं बेटा, 250। ये कंपार्टमेंट्स हैं जो अंदर से डिवाइडेड हैं विद इन द टेस्टिस, ठीक है। मैं ये पॉइंट्स लिखवाऊंगी आगे भी। अगर मैं देखूं बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन्हें आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हो। मैं इस तरीके से पिंक कलर से दिखा रही हूं,
These are बेटा the highly coiled tubules which are present inside the testicular lobules. एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स बेटा? 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें आपने क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम जूम करके देखेंगे, इसको भी जूम करके बनाएंगे कि इसकी शक्ल कैसी दिखती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, गॉट इट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बन रहे होते हैं, इसमें सर्टोली सेल्स होते हैं, इसमें लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स नाम की भी चीज होती है जो मैं आगे बताऊंगी। यहां पे स्पर्म्स बनते हैं। अब ये पहले लेबल करो बेटा, ये है क्या? ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस इज व्हाट बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको हमें अलग से बनाना भी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा, स्पर्म यहां से आगे मूव करते हुए जाएंगे। ये हम टेस्टिस का इंटरनल क्योंकि स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्पर्म यहां से आगे मूव करके जाएंगे। यहां पे आपको बेटा एक चीज दिख रही है, दिस, जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं। मैं कलर इसलिए बना रही हूं बेटा ताकि डिफरेंशिएशन में आपको मदद हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा स्पर्म्स आगे को कैरी होके जिस पार्ट में जाते हैं वो ये वाला पार्ट होता है, और ये पार्ट कहलाता है मेरे बच्चों, ये पार्ट कहलाता है मेरे बच्चों, दिस इज रेटे टेस्टिस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। वैसे तो बेटा रेटे टेस्टिस तक आने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो आपको पार्ट नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज टिब्यूलाई रेक्टाई, बट वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो मैं वो आपको मेंशन भी नहीं कर रही हूं। जो मैं ये पिंक कलर से बना रही हूं इसे बोला जाता है टिब्यूलाई रेक्टाई। टिब्यूलाई रेक्टाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टिब्यूला रेक्टाई, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो आपको याद भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, और मैं लिख दूंगी तो आप रटोगे, इसलिए मैं लिख भी नहीं रही हूं टिब्यूला रेक्टाई का नाम। आपको क्या याद रखना है? जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी कहती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस अंदर से डिवाइडेड है 250 कंपार्टमेंट्स में, जिन्हें आपने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला। एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, जो मैं आगे बताऊंगी, सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। वहां से स्पर्म्स आगे कैरी होके जिस पार्ट पे जाते हैं उसे बोलते हैं बेटा रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से बेटा स्पर्म्स को बाहर तक लेके जाने के लिए जो आपको यहां पे डक्ट नजर आएंगी, जो 10 से 12 इन नंबर होती है, 10 to 12 इन नंबर, जो मैं ऐसी स्ट्रेट डक्ट बना रही हूं, इन्हें बोला जाता है बेटा वासा एफरेंशिया। इसे क्या बोला जाता है? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया क्या करती है ना बेटा? वासा एफरेंशिया एक्चुअल में स्पर्म्स को लेके जाती है, किस कलर से बना दूं? वासा एफरेंशिया एक्चुअल में स्पर्म्स को लेके जाती है, किस कलर से बनाऊं यार? व्हाइट से बना दूं? नहीं, ग्रीन से बनाती हूं। वासा एफरेंशिया एक्चुअल में स्पर्म्स को जिस पार्ट पे लेके जा रही है दैट इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, जो आपको ऐसे दिख रहा होता है। एंड एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि ये जो मैं कॉइल्ड पार्ट बना रही हूं जिसे एक्चुअल में बोला जाता है एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। आपको नजर भी आएगा बाहर से बेटा, ये क्या बोलते हैं, टेस्टिस के बाहर से आपको एपिडिडाइमिस भी नजर आता है, क्योंकि एपिडिडाइमिस बाहर की तरफ ही है, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ये कुछ कुछ वर्ड्स है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं, एंटीरियर सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि आपको कभी कभी ना असर्शन रीजन में क्या होता है ना बेटा, ऐसे सवाल दे देते हैं। एक सेकंड में एक सिप पानी का पीती हूं, समझ में आ गई बात बेटा? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा स्पर्म कहां गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मैम स्पर्म गया रेटे टेस्टिस में। फ्लो चार्ट लिखेंगे। रेटे टेस्टिस से बेटा स्पर्म कहां गया? 10 से 12, 10 to 12 स्ट्रेट आपके पास क्या होती हैं? ये होती हैं आपके पास वासा एफरेंशिया। क्या होती हैं आपके पास? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर। वासा एफरेंशिया के बाद हाईली कॉइल्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। कई सारी जगहों पे एपिडिडाइमिस के भी बेटा अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए होंगे। ऊपर वाले पार्ट को कैप्यूट बोलते हैं, फिर कॉर्पस बोलते हैं, फिर कॉडा एपिडाइमिस बोलते हैं। जरूरत नहीं है, एपिडाइमिस के पार्ट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा तो प्लीज उस चीज पर मत जाना। ये क्या बेटा आवाज आई? मैम तो एकदम से डर गई। ओह, फिर एपिडिडाइमिस से फाइनली बेटा कौन सी डक्ट कनेक्ट हो रही होगी?
एपिडाइमिस से मैम जो फाइनली डक्ट स्पर्म्स को कैरी कर रही होगी, दैट डक्ट तो हम पढ़ चुके हैं मैम, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज वैज डिफरेंस। और बेटा अब मेरे को रिवाइज करके एक बार बताओ कि अब वैज डिफरेंस कहां जाएगी? वैज डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर and it receives a duct from seminal vesicle. It forms ejaculatory duct. Ejaculatory duct open into urethra. Urethra originates from urinary bladder and opens outside, passes through the penis. क्या बात क्लियर हो गई? ये डायग्राम को एक बार फटाफट बनाओ, फिर मैं इस डायग्राम के बारे में जो चीजें यहां पे हमने नहीं लिखी है उस चीज को मैं आगे लिख रही हूं। आप इसको पॉज करके करो बेटा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट मैं इसी डायग्राम को थोड़ा फ्लो चार्ट में लिखती हूं। इस तरीके से हम इसकी हेडिंग वैसे लिख सकते हैं, पाथवे ऑफ स्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कितनी बार पूछा गया है कि मैं क्या बताऊं? पाथवे ऑफ स्पर्म। और इसी में मैं इंफॉर्मेशन भी लिख दूंगी साथ के साथ कि कितने लोब्यूल्स, कितने क्या, ठीक है? ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स, इसे बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, इसमें क्या होगा? 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा स्पर्म कहां गया? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहां गया? वासा एफरेंशिया। कितने होते हैं वासा एफरेंशिया? 10 to 12 इन नंबर। वासा एफरेंशिया से कहां गया? एपिडिडाइमिस। एक तो बेटा ठंड में कौन एसी ऑन करता है, मुझे अभी बंद करने के लिए बोलना पड़ेगा, आप तब तक ये नोट करना। अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं फोन करके बोल ही देती हूं, नहीं तो यहां पे बेटा बैठा नहीं जाएगा। इट इज अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। एपिडिडाइमिस किसको ज्वाइन करता है? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस को ज्वाइन करता है। आपने बेटा एक पार्ट लिखा हुआ था, हेलो गिरीश प्लीज एसी बंद करवा दो यार, ठीक है? वैस डिफरेंस तक। और इसके आगे बेटा आपने क्या बोला था? आपने ये भी बोला है कि थैंक यू, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वैस डिफरेंस। बेटा ये सारे डक्ट सिस्टम का पार्ट है। आपने बोला कि टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या लिखा था? दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस, देन इट हैज बेटा एसेसरी ग्लैंड्स जिसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है, देन इट हैज बेटा क्या? देन इट हैज एसेसरी डक्ट। दीज आर दी एसेसरी डक्ट ना बेटा, यही तो क्या है? यही तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट है, जिन्हें आप क्या बोलते हो? एसेसरी डक्ट। क्या काम होता है इन एसेसरी डक्ट्स का? एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है एसेसरी डक्ट का काम होता है स्पर्म को स्टोर भी कर सकती है वो, और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है वो। स्पर्म का बेटा स्टोरेज भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके, जैसे कि एपिडाइमिस में भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है। आपके एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली एपिडाइमिस मेंशन नहीं किया है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये सारे जो है रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सारे बेटा एसेसरी डक्ट है, डक्ट सिस्टम का पार्ट है। और कुछ टाइम के लिए मतलब ये स्टोरेज ऑफ दी स्पर्म्स भी कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ दी स्पर्म्स भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो हम एसेसरी डक्ट तो हमने लिख लिया, क्या करती है बेटा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा,
इसके बारे में हमें और कुछ नहीं लिखना है, ये हम लिख चुके हैं। एसेसरी डक्ट हमारा हो चुका है, हमने एसेसरी ग्लैंड्स अभी नहीं किया है, ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्क्रोटम के बारे में लिख चुके हैं। पीनस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया उस टाइप, उस वैसे बेस्ड। इसके अलावा हमारा अभी बचा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, टेस्टिस में ही हमें किसके बारे में अभी डिस्कस करना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम सेक्शन देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा कौन कौन सी चीजें दिखती है मतलब दिखती हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सेक्शन थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेकिन उससे पहले हेडिंग डालोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पहले मैं इसकी एक दो बातें आपको बताती हूं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, पहले मैं इसकी आपको एक दो बातें बताती हूं। एक दो बातें अगर मैं देखूं, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, each seminiferous tubule is lined by two types of cell। अगर बेटा मैं एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनसाइड में टू टाइप के सेल्स होते हैं। मैम कौन कौन से सेल्स, इसको जरा पहले लिखते हैं फिर डायग्राम में देखेंगे। नंबर वन, मेल जर्म सेल, इसे क्या बोला जाता है, स्पर्मैटोगोनिया। अगेन बेटा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे पाथवे ऑफ स्पर्म से भी क्वेश्चन आता है, वैसे बेटा इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, मेल जर्म सेल्स स्पर्मैटोगोनिया। नंबर टू, सर्टोली सेल्स, जिन्हें आप नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें आप सस्टेंटिकुलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी आप जानते हैं। ये तीन टाइप के बेटा सेल्स होते हैं, ये तीन नाम होते हैं आपके एक ही सिंगल टाइप के सेल्स के। तो मैं अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में देखूं, यहां पे ही एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। अब मैं इसका डायग्रामेटिक आपको सेक्शन दिखाती हूं, जैसा कि एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। तो इसके अंदर बेटा दो टाइप के सेल्स हैं, एक आपके मेल जर्म सेल्स और एक आपके सर्टोली सेल्स। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो स्पेस होता है उसमें भी कुछ सेल्स होते हैं और कुछ चीजें होती है, वो भी मैं आपको बताती हूं। एक डायग्राम बनाएंगे, एटलीस्ट बेटा आपके पास हाफ पेज का स्पेस होना चाहिए। हाफ पेज का स्पेस लेके आप इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम के लिए एटलीस्ट यू विल नीड हाफ पेज का स्पेस। और हम लेफ्ट राइट में डायग्राम का लेबलिंग करेंगे और सारी चीजें यहीं पे लिखेंगे। अगर आपके पास आधे पेज का स्पेस नहीं है, आप नए पेज में लिखो बेटा, कचरा मत मचाना। ठीक है, तो हाफ पेज का स्पेस लेके इसे लिखना चालू करो। ये हम बना रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो गोले बनाए हुए हैं बेटा, ये क्या है, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ऐसे ना इन गोलों को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, ताकि मैं ना थोड़ा क्लियरली आपको दिखा पाऊँ। छोटे बनाऊंगी तो क्लियर दिखने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, अब ठीक है। ये जो गोले बेटा बनाए हुए हैं मैंने, ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये बाहर का जो स्पेस है बेटा, दिस इज द स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये गोले क्या है, ये गोले आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। गोले के बाहर का स्पेस जो है बेटा, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। गॉट माई पॉइंट? एंड व्हाट इज दिस इंटरस्टिशियल स्पेस? द स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, the space outside the seminiferous tubule. Let me write it first. Interstitial space, interstitial space, space outside seminiferous tubule,
स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल के आउटसाइड में जो स्पेस है ये है क्या? दीज आर सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोला था मैंने? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक मेल जर्म सेल्स और एक सर्टोली सेल्स, जिन्हें आप नर्व सेल्स बोलते हैं। अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल से बेटा जो गोले मैंने बनाए हुए हैं, गोलों का जो अंदर का स्पेस होता है बेटा, इस स्पेस को बोला जाता है ल्यूमन। क्या बोला जाता है? इस स्पेस को ल्यूमन बोला जाता है। मैं इसको भी ना थोड़ा जूम करके इस साइड में बना के बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सेमिनिफेरस टिब्यूल का दो डायग्राम दिया हुआ है। एक तो बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में दिया हुआ है, और एक जहां स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन किया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक है, उसके राइट साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है, वो भी सेमिनिफेरस टिब्यूल का ही डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोनों डायग्राम को बनाऊंगी और दोनों डायग्राम को थोड़ा एनसीईआरटी से आपको दिखा दूंगी कंपेयर करने के लिए। अगर मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल का सेक्शन देखूं बेटा, ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये ल्यूमन होता है। ल्यूमन का मतलब होता है खाली स्पेस, तो ल्यूमन वाला एक स्पेस आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है जो यहां पे सेल्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है। लेबलिंग में भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं सेल्स जो है यहां पे किस तरीके से प्रेजेंट है। मैं जरा बनाती हूं बेटा सेल्स को, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूं कि मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है डायग्राम को, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि हम इतना सारा बना नहीं सकते, हमारे पास स्पेस भी नहीं है और यहाँ पे बनाना भी नहीं है उतना। ठीक है, यहाँ पे उतना बनाना भी नहीं है, तो आप बस थोड़ा सा डायग्राम को देखो कि मैं कैसे बना रही हूं। ठीक है, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगी यहां पे आपको। ठीक है, अच्छा, ठीक है, देखो बेटा ये डायग्राम जो आपको यहां दिख रहा है वैसा ही यहां पे भी होगा, वैसा ही यहां पे भी होगा, बट मैंने सिर्फ एक ही डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने कहा सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा, इस सेंटर वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे? इस सेंटर वाले पार्ट को आप बोलेंगे ल्यूमन। ल्यूमन है क्या? ल्यूमन क्या है? सेंट्रल पोर्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। मैंने क्या कहा था बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल कितने टाइप के सेल से लाइंड होता है? मेनली दो टाइप के सेल से लाइनिंग होती है। लाइनिंग मतलब अंदर की तरफ दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का जो स्पेस है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें भी सेल्स होते हैं। मैं आपको उसका भी नाम बताऊंगी, उसका भी फंक्शन बताऊंगी, बट फिलहाल हम किसकी बात करें? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर की। वैसे तो आपको बहुत सारा कुछ दिख रहा है, बट मैं आपको बताती हूं मेनली दो सेल्स क्यों बोले। एक तो आपको ये वाला सेल दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज दी सर्टोली सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल। और दूसरा आपको बेटा सेल्स दिख रहे हैं यहां पे, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, पहले मैं इसको लेबल कर देती हूं, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया बेटा अंडरगोज डिवीजन, जो मैं आपको गैमेटोजेनेसिस में पढ़ाऊंगी, अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो तो पता होगा। ये जो स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है बेटा, इसी स्पर्मेटोगोनिया में डिविजन्स होते रहते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, फिर स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये डिवीजन अंदर की तरफ हो रहा है, आपको दिख रहा है ये डिवीजन, ये सेल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है, सर्कल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपको इनमें डिविजन्स दिख रहे हैं, है ना? तो आपको दिखेगा कि स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर दिखता है स्पर्मेटेड, फिर बनते हैं स्पर्म्स। तो मैंने सारे स्टेजेस तो बेटा बनाए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। जब मैं आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि यार कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होता है और आगे कौन कौन सी चीजें बनती है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। यहां पे मेरे दिखाने का बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल का पर्पस क्या है कि मैं आपको दो तरीके के सेल्स दिखा दूं, जिन सेल्स से सेमिनिफेरस टिब्यूल इंटरनली लाइंड होता है। इसका क्या फंक्शन है? स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन है भाई कि ये स्पर्म फॉर्म करेगा, आगे जाके स्पर्म फॉर्म करेगा। आपको ये दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं?
आपसे लेबलिंग में पूछा जाता है कि स्पर्म्स कौन से दिशा में हैं, क्या वो ल्यूमन की तरफ है या क्या वो पेरिफ्री की तरफ है। तो आपको डायग्राम देख के पता होना चाहिए बेटा कि कौन सी तरफ में स्पर्म्स प्रेजेंट है। तो स्पर्म हमेशा ल्यूमन के साइड में होते हैं, स्पर्म्स आर ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द ल्यूमन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पर्म्स, राइट, यू कैन सी द स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स द ल्यूमन। स्पर्म्स क्या है बेटा, ऑफ कोर्स स्पर्म जो है मेल गैमीट है, राइट, मेल गैमीट है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स। एनसीईआरटी में ज्यादा फंक्शंस नहीं लिखे हैं लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। नर्व सेल्स है, सर्टोली सेल्स है, नंबर 1 फंक्शन होता है इनका टू गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं उनको ये नरिशमेंट देने के काम में आती हैं बेटा। सेकंड जो ये फंक्शन करती हैं, ये बनाती हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। इन सेल्स के बीच में, सर्टोली सेल्स के बीच में सेल जंक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं टाइट जंक्शंस। अब आप सर खुजराओगे कि मैम ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये हमने पढ़ा है बेटा 11th क्लास में, जहां हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े थे, जहां हमने सेल जंक्शंस पढ़े थे, टाइट जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। तो आपने पढ़ा था ब्लड टेस्टिस बैरियर। आप नहीं चाहते कि टेस्टिस के अंदर कोई भी तरीके की इंफेक्शन हो, तो यू डोंट वांट एनी अनवांटेड मटेरियल टू एंटर इनसाइड, तो आप उसको रोक सकते हो एक बैरियर की मदद से, एक दीवार की मदद से। तो क्या होते हैं ना, सेल जंक्शंस जो होते हैं, सर्टोली सेल्स के, ये 2 सर्टोली सेल्स हैं, इन दोनों के बीच में आपस में कौन से जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, टाइट जंक्शंस, जिन्हें बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट आपने 11th में पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने रिलेट करके यहां पे बताया। तो सर्टोली सेल्स ऑल्सो मेक ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोली सेल्स क्या करती है बेटा, अंदर के पूरे जो स्पेस है उसको क्लीन रखती है, फैगोसाइटोसिस कर लेती है किसी भी अनवांटेड चीज का। कोई भी अनवांटेड चीज अगर अंदर है बेटा तो उसको भी वो क्लीन करने के काम में आती है। सर्टोली सेल्स जो होती है बेटा वो बनाती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर्स का फॉर्मेशन करती है, ऐसा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रही है। अब मैं ये आगे जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि स्पर्मियोजेनेसिस है क्या। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूं कि सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रही है बेटा, जिससे मैंने क्या बोला, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या होते हैं ये एंड्रोजेंस? एंड्रोजेंस मेल हार्मोन है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ये भी 11वीं में पढ़ा होना चाहिए था। क्या होते हैं टेस्टोस्टेरोन? मेल हार्मोन। एंड्रोजेंस आर व्हाट बेटा? एंड्रोजेंस आर मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। व्हाट माय पॉइंट? तो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने के लिए, ताकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहे बेटा, the Sertoli cells also produce androgen binding proteins। मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है बेटा, कौन? आपकी सर्टोली सेल्स। लेकिन बेटा इन दोनों सेल्स का फंक्शन मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं। ये हमने लिखा है ना, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स के तो बेटा बहुत सारे फंक्शंस हैं। नंबर 1, नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म। फैगोसाइटोसिस कर लेती है बेटा, फैगोसाइटोसिस करके अनवांटेड चीजों को आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से हटा देती है, ताकि कोई भी कचरा ना रहे। अच्छा, एक पॉइंट मैं इस साइड में लिख देती हूं, ठीक है, एक पॉइंट मैं इस साइड लिख देती हूं। सिक्रीट्स एबीपी, न्यूज चैनल नहीं है, क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो एंड्रोजन से बाइंड कर सकती है और एंड्रोजन से बाइंड करके एंड्रोजन की प्रेजेंस को इंश्योर करती है कि ज्यादा प्रेजेंस उसकी रहे, क्योंकि एंड्रोजन्स अगर रहेंगे बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन से बाइंड करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज रखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, क्योंकि एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम है तो उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्रॉब्लम होगा। गॉट माई पॉइंट? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स ABP, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप क्या लिखोगे? फॉर्म्स BTB, ब्लड टेस्टिस बैरियर। टाइट जंक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये आपने 11th में पढ़ा है बेटा,
इसके बारे में आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। दीज आर दी मल्टीपल फंक्शन। लेकिन ये तो वो दो सेल्स है बेटा जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी बेटा आपको ये बाहर का स्पेस दिख रहा है, ये आउटर स्पेस को आपने क्या बोला बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आपको ये ग्रीन कलर के कुछ सेल्स दिख रहे हैं बेटा, ये सेल्स होते हैं बेटा, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिग सेल्स। अगेन बेटा 11th से रिलेटेड है, 11th में ये सेल्स के नाम कहीं ना कहीं आए होंगे, या फिर इन्हीं सेल्स को बोला जाता है बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं सेल्स को क्या बोला जाता है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बेटा जो सेल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज लेडिग सेल्स। इनका क्या काम होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट काम, वेरी इंपॉर्टेंट काम। यही वो एक्चुअल में सेल्स होते हैं बेटा जो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। यही वो सेल्स होते हैं बेटा विच सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। गॉट माय पॉइंट। इसके अलावा भी बेटा एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है, देखो इसका जिस्ट दूं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय टू टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल्स एंड दी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के मल्टीपल फंक्शन, मेल जर्म सेल्स तो अल्टीमेटली मेल गैमीट बनाएगा, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बाहर में भी मैम स्पेस होती है। इसमें तुम्हें ब्लड वेजल्स भी ऐसी दिखती हैं बेटा, यू विल ऑल्सो सी ब्लड वेजल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, यू विल ऑल्सो सी ब्लड वेजल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन ब्लड वेजल्स के अलावा बेटा जो आपको ग्रीन कलर से सेल्स दिख रहे हैं वो सेल्स होते हैं मैम इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल सेल्स, और इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम लेडिग सेल्स भी बोलते हैं मैम, यही तो वो सेल्स हैं जिन सेल्स का काम होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। यही टेस्टोस्टेरोन बनाती है, इसी से तो टेस्टोस्टेरोन आ रहा है। गॉट इट। एक चीज और मैं बता रही थी, क्या बेटा, कुछ तो बता रही थी मैं, हाँ, तो ये इसका फंक्शन हो गया। हाँ, मैं ये चीज बता रही थी बेटा, आज के टॉपिक में मैं बस ये लास्ट एक चीज रखूंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन तक, फिर हम इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता रही थी कि एनसीईआरटी में एक और बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन दिया हुआ है, एक और एनसीईआरटी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन दिया हुआ है, मैं वो सेक्शन भी आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ल्यूमन से बाहर की तरफ, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में यहीं से बनाया हुआ है, अगर मैं बेटा क्या बोलूं, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन बनाना चाहूं तो मैं इतने पोर्शन को जरा जूम करके बना के दिखाती हूं आपको, जो एनसीईआरटी में इतना पोर्शन बनाया हुआ है और दिखाया हुआ है जहां गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस समझाई हुई है। लेट मी जूम दिस डायग्राम एंड शो इट टू यू, लेट मी जूम दिस डायग्राम एंड शो इट टू यू, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस में भी यही डायग्राम का बेटा थोड़ा सा जिक्र होगा वापस से। मैं सिर्फ इतने पार्ट को बेटा बना रही हूं, तो मैं व्हाइट वाला जो बेस है उसको ऐसे दिखा रही हूं, व्हाइट वाला जो बेस है बेटा वो ऐसे दिखा रही हूं। अब देखो एनसीईआरटी ने किस तरीके से डायग्राम दिखाया हुआ है। एग्जैक्टली तो बेटा मैं वैसा नहीं बना रही हूं, बट कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अच्छा, एनसीईआरटी ने तो गलत बनाया हुआ है, तो मेरे को गलत ही डायग्राम थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इस डायग्राम को गलत बनाया हुआ है, तो मैं भी थोड़ा सा गलत ही आपको दिखा रही हूं, ठीक है। जो एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है एक डायग्राम, एक बार आप बेटा अपना गैमीटोजेनेसिस जहां दिखाया हुआ है उस गैमीटोजेनेसिस वाले पेज को एनसीईआरटी के खोलो, फिर मैं आपको समझाती हूं। तो बेटा कुछ इस तरीके का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी तो आपको ये डायग्राम बहुत क्लियरली समझ नहीं आएगा कि इसमें गलती क्या है, वो गलती क्यों, गलत क्यों है मैम। वो डायग्राम की गलती बेटा आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं गैमीटोजेनेसिस पढ़ा नहीं रही हूं, बट क्योंकि ये डायग्राम बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं एक बार ये डायग्राम यहां पे भी बनाती हूं। जब गैमीटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी बना के आपको बताऊंगी कि क्यों ये गलत है। वैसे तब जब प्रोसेस आप समझ जाओगे तो आपको गलती अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। अगर जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो हमने क्या किया है, इस वाले पार्ट का सेक्शन लिया और इस वाले पार्ट को सेक्शन लेके यहां पे बनाया है। तो ये जो आपको व्हाइट वाला पेरिफेरल पार्ट दिख रहा है वो ये वाला पार्ट दिख रहा है,
ठीक है ना, ये पूरा गोला बनाया हुआ था ना हमने, तो ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, इस साइड में डेफिनेटली मैम ल्यूमन रहा होगा, यस और नो। ये वाला हिस्सा जिस तरफ पे आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये वाला हिस्सा क्या रहा होगा, ल्यूमन। बेटा स्पर्म की पूंछ उल्टी तरफ मत बना देना, उल्टा स्पर्म मत बना देना कि इस तरफ हेड दिखा रहे हो और इस तरफ पूंछ दिखा रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसा मत बनाना स्पर्म, ये गलत डायरेक्शन है। ल्यूमन की तरफ पूंछ है स्पर्म की, ठीक है, पूंछ मतलब टेल पूंछ होती है भाई स्पर्म की, ठीक है। बेटा देखो ये क्या है, आप जब गैमेटोजेनेसिस, अगर यहाँ पे नाम याद नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे नाम याद करने भी नहीं है, ठीक है, मैं गैमेटोजेनेसिस में बताऊंगी ये चीज। ये क्या है आपके, ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है आपके, ये है स्पर्मेटोगोनिया। अब इसी स्पर्मेटोगोनिया में तो बेटा क्या होती है, डिविजन्स होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, क्या क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। स्पर्मेटोगोनिया है, फिर बेटा एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया के बाद बनते हैं, हे दैया लड्डू के भैया जगह ही नहीं है बेटा, ये मैं दिखा देती हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैम के डायग्राम में थोड़ी स्पेस की कमी हो गई है, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो गया बेटा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सारी चीजें पढ़ोगे आगे डिटेल में, अभी बिल्कुल घबराना नहीं कि ये मैम आप क्या क्या बता रहे हो, ये मैं आगे वापस से पढ़ाऊंगी बेटा। देखो इसमें डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन होता है, ये बना डिवीजन क्या बेटा बताऊंगी क्या होता है। इससे आगे जाके बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे बेटा क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे बनता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिड। और एनसीईआरटी ने ना बेटा स्पर्मेटिड इसको लेबल कर दिया है, देखो अब मैं बता दे रही हूं, जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आप गलती पकड़ना कि क्या गलती एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ये नेक्स्ट बेटा दिखाया हुआ है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बेटा आगे जाके बनते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। ये मैंने स्पर्मेटिड लिख दिया और ये मैंने स्पर्म लिख दिया, जिसे स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में स्पर्म की शक्ल और स्पर्मेटिड की शक्ल एक जैसी बनाई है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, वैसे होना ऐसा नहीं चाहिए, स्पर्मेटिड अलग दिखता है बेटा, स्पर्म अलग दिखता है, ठीक है। तो तुमने बोला कि यार स्पर्मेटोगोनिया है, उससे प्राइमरी बनता है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उससे स्पर्मेटिड और उससे आगे जाके स्पर्मेटोजोआ। बट अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैम स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है, दोनों की शक्ल तो सेम दिख रही है। एनसीईआरटी ने क्या किया ना बेटा, सर्टोली सेल्स बनाए हुए हैं, सर्टोली सेल्स बनाए हुए हैं। और एक बार चेक करना, सर्टोली सेल्स के साथ में, एक्चुअल में सर्टोली सेल्स के साथ में जिसका हेड जोड़ा हुआ है ना बेटा, वो उन्होंने स्पर्मेटिड दिखाया है। तो मैं एक सेकंड इसको रिवर्स करती हूं। एनसीईआरटी ने क्या किया है, सर्टोली सेल्स के साथ में जिन स्पर्म्स को जिन स्ट्रक्चर्स को अटैच किया हुआ है उसको उन्होंने आई थिंक स्पर्मेटिड लेबल किया है, उन्होंने उसको स्पर्मेटिड लेबल किया है, स्पर्मेटिड। और जिनको उन्होंने खाली फ्री दिखाया हुआ है उसे उन्होंने क्या लेबल किया हुआ है, स्पर्म लेबल किया हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। एनसीईआरटी ने बेटा स्पर्म और स्पर्मेटिड की शक्ल, दोनों की शक्ल एग्जैक्टली सेम बनाई है, लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, स्पर्म को जो बनाया है या स्पर्मेटोजोआ जो उन्होंने दिखाया है उसको उन्होंने सर्टोली सेल से जोड़ा नहीं है, सर्टोली सेल से अटैच नहीं किया है। लेकिन जिनको उन्होंने स्पर्मेटिड लेबल किया हुआ है बेटा, उनके हेड को उन्होंने क्या किया है बेटा, उनके हेड को उन्होंने सर्टोली सेल से जोड़ा हुआ दिखाया हुआ है। अभी तो बेटा आप इस डायग्राम को आधा ही समझ पाएंगे, पूरा नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज ही मैं बेटा फर्स्ट डे आपको कॉम्प्लिकेट कर दूं चीजों को, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड डोंट वरी, इसी डायग्राम को मैं वापस से डिस्कस कराऊंगी। मेरा सिर्फ ये डायग्राम यहां पे बनाने का पर्पस सिर्फ ये दिखाना था बेटा कि किस तरीके से बेटा गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, सिर्फ इसको ये दिखाने का पर्पस है। स्पर्मेटिड की शक्ल एक्चुअल में एनसीईआरटी में गलत बनाई हुई है, स्पर्मेटिड गोल गोल होते हैं, स्पर्म जैसे नहीं दिखते हैं, बट एनसीईआरटी ने ऐसा बनाया हुआ है, तो एनसीईआरटी ने जो बनाया हुआ है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूं बेटा, इससे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूं, ठीक है, इससे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूं। आज हमने सिर्फ बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स देखे, इंट्रोडक्शन देखा, और हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, अगेन आई एम सेइंग स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको थोड़े से शॉर्ट ही दूंगी कंपैरेटिवली, आज तो थोड़ा फिर भी बड़ा हो गया है मैं, बिकॉज अगेन आई एम अनवेल, मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा हेल्थ पे लूं, ठीक है, बट आपके लेक्चर्स देना जरूरी है ताकि आपका सिलेबस लैग ना करे, ठीक है। और धीरे धीरे हम अपनी पेस बढ़ाएंगे। आई होप कि आप
थोड़े 1-2 क्लासेस में बेटा ट्यूनिंग अपनी जम जाएगी, तो डोंट वरी, ट्यूनिंग अपनी बैठ जाएगी सही। आपको कहीं पे भी लगता है बेटा कि स्लो टॉपिक चल रहा है, आप प्लीज स्पीड बढ़ा के देखना। कहीं पे भी लग रहा है बेटा फास्ट जा रहा है, आप स्पीड थोड़ी सी स्लो करके देखना, ठीक है। आप आई होप कि आप चीजें बेहतर तरीके से, बेहतर माइंडसेट के साथ में यहाँ पे आए। आपको पता है कि आपने बैच क्यों लिया है बेटा, बैच का पर्पस क्या है, उस पर्पस के साथ में आप आए हैं और आप बहुत सिंसियरली मन लगा के पढ़ने के लिए आए हैं। एवरीडे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा बेटा उसको प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप एनसीईआरटी से रीड कीजिए। ऑल्दो हम एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, बट आई वांट कि प्लीज 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 बेटा एनसीईआरटी से आप इस चीज को जरूर रीड कीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक दिया होता है एनसीईआरटी में, उसको जरूर रीड करना। अगली क्लास में मैं आपको मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाऊंगी और मैं आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाऊंगी, और मैं शायद अगर हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है स्पर्म का स्ट्रक्चर, नहीं तो अगली क्लास में स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगली क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर रिस्पॉन्स सो दैट आई अंडरस्टैंड कि कैसी ट्यूनिंग जम रही है। और अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।